Good morning students. In the last class we discussed about spontaneity of the reaction. इसमें हमने पढ़े two factors for the spontaneity of the process, delta H and delta S. साइन जो होगा डेल्टा H का क्या रहता है नेगेटिव और डेल्टा S का पॉजिटिव. अब हम बात करते हैं डेल्टा G. जैसे कि हमने पढ़ा था डेल्टा G अगर H माइनस टी डेल्टा S इससे रिलेटेड है. डेल्टा G नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है. If sign of delta G comes to be positive, reaction non-spontaneous. Sign of delta G ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज, तो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है. ये हम पढ़ चुके हैं. और आपने ये पढ़ा था कि कभी भी टोटल एनर्जी जो होगी सिस्टम की, जो एनर्जी चेंज होगा सिस्टम का, उसको हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. टोटल एनर्जी कैन नॉट बी चेंज इनटू वर्क, यूजफुल वर्क. तो जितना यूजफुल वर्क है वो है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज आउट ऑफ टोटल एनर्जी. ये हमें बताता है किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी ऑफ एनी सेल. तो ये आपको ध्यान रखना है. ये जो फॉर्मूला है ये हमें बताता है एफिशिएंसी ऑफ सेल, एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम. कोई भी सेल या कोई भी इंजन उसकी कितनी एफिशिएंसी होगी कि टोटल एनर्जी में से कितना वो जो वर्क है उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकता है आउट ऑफ टोटल एनर्जी. ये कंप्लीट एनर्जी में से ये डेल्टा जी जो होगा वो क्या है यूजफुल वर्क. डेल्टा जी डिक्रीजिंग गिव्स फ्री एनर्जी. अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेल्टा जी. साइन ऑफ डेल्टा जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. जैसे ही टेम्परेचर के इफेक्ट की बात आती है तो आपके पास दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन. दोनों ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती हैं, लेकिन टेम्परेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. आपको दोनों के लिए ध्यान रखना है. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बिकम स्पॉन्टेनियस more favorable या more visible at low temperature. Exothermic reactions favorable at low temperature. Endothermic reactions are visible at high temperature. Endothermic reactions favorable होती हैं हाई टेम्परेचर पे और एक्सोथर्मिक होती हैं लो टेम्परेचर पे. जितनी भी रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज होती है वो रिएक्शंस जो होती हैं वो मोर फेवरेबल होती हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट लो टेम्परेचर. अगर मैं इस रिएक्शन को कह रही हूँ R चेंज इनटू P, हीट रिलीज हो रही है, तो इस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी के जो चांसेस ज्यादा होंगे वो लो टेम्परेचर पे मोर फेवरेबल रहेगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. और अगर ये पर्टिकुलर रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो इस रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोर फेवरेबल होगी एट हाई टेम्परेचर. इन दोनों बात को प्रूव करती है ये इक्वेशन जो आपने पढ़ी हुई है गिव्स फ्री एनर्जी की. डेल्टा जी इज इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस. अब हम इससे प्रूव करेंगे ये बात. अब आप देखिए कैसे. फर्स्ट देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच कैसा होगा नेगेटिव. ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव होगा. तो ये कौन सा फैक्टर है आपका फेवरेबल फैक्टर है और स्पॉन्टेनिटी. अब साइन ऑफ डेल्टा एस पॉजिटिव भी हो सकता है और इस केस में साइन ऑफ डेल्टा एस जो वो नेगेटिव भी हो सकता है. हम दोनों पॉसिबिलिटी लेंगे.
अब आप ये वाला फैक्टर देखिए, ये वाला, अगर आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच नेगेटिव फेवरेबल है और एंट्रोपी बढ़ रही है तो वो भी फेवरेबल है। तो दोनों फैक्टर अगर आपके फेवरेबल है तब आपके पास साइन जो होगा डेल्टा जी का वो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो उस केस में आपका टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, आप कितने ही टेम्परेचर पे करो आपकी रिएक्शंस क्या रहेगी, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि बोथ फैक्टर्स आर फेवरेबल। अब आते हैं इस पे, अगर आपका एनर्जी फैक्टर फेवरेबल है बट ये फैक्टर फेवरेबल नहीं है तो अब आप अगर हम इस इक्वेशन से हम साइन देखते हैं डेल्टा जी का, तो ये फैक्टर आपका फेवरेबल है, नेगेटिव। अब ये फैक्टर आपका फेवरेबल नहीं है, ये फैक्टर नेगेटिव है, ओवरऑल नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर आपको रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना है तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव। ये आपका कब पॉसिबल है, जब ये वाला फैक्टर जो है ये भी डेल्टा एस से कम हो। देखो अगर ये वाला फैक्टर ज्यादा हो गया तो यहाँ से ये नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव टर्म ज्यादा हो जाएगी, ओवरऑल आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो जो फैक्टर फेवरेबल है उस फैक्टर को ज्यादा करना है देन अदर, तो इन दैट केस रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस। ये जब भी पॉसिबल है जब रिएक्शन जो है वो लो टेम्परेचर पे हो। तो मोस्ट ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो मोर फेवरेबल होती है एट लो टेम्परेचर, बिकॉज एट लो टेम्परेचर ये टेम्परेचर फैक्टर इसका मल्टीप्लाई है। अगर ये फैक्टर अनफेवरेबल हो भी गया तो टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होगा कि वो इसको बढ़ा दे इस फैक्टर से। तो इस केस में डेल्टा एच जो है वो ज्यादा होना चाहिए कि डेल्टा एच से। तो यहाँ पर आपकी लो टेम्परेचर पे साइन जो रहेगा डेल्टा जी का नेगेटिव ही आएगा। तो अगर हम हाई टेम्परेचर पे ये पढ़ेंगे तो हो सकता है कि ये वाला फैक्टर जो है ज्यादा हो जाए, और अगर ये फैक्टर ज्यादा हो गया तो आपका डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव आएगा और नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो जब भी आपके दो फैक्टर में से एक फैक्टर अनफेवरेबल हो तो उसका मैग्नीट्यूड दूसरे फैक्टर से कम होना चाहिए, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो डेल्टा एच फेवरेबल है, डेल्टा एस फेवरेबल नहीं है, तो उसका मैग्नीट्यूड डेल्टा एच से कम होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए। ये फैक्टर ज्यादा होगा तो ये क्वांटिटी ज्यादा होगी तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। अगर ये ज्यादा हो गया तो यहाँ से ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव फैक्टर ज्यादा हो जाएगा, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तभी हमने कहा है कि जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है वो लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होती है। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन आपकी अनफेवरेबल है तो लो टेम्परेचर पे वो स्पॉन्टेनियस है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ आ गया सभी को कि ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बिकम फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की एंडोथर्मिक रिएक्शन। जितनी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव। अब ये फैक्टर फेवरेबल नहीं है। अब दूसरा फैक्टर की बात करें डेल्टा एस, अगर ये फैक्टर फेवरेबल है तो आप साइन देखिए डेल्टा जी का डेल्टा एच माइनस डी डेल्टा एस, डेल्टा एच पॉजिटिव माइनस ये फैक्टर पॉजिटिव। अब आपको साइन जो है डेल्टा जी का नेगेटिव लाना है, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। नेगेटिव कब आ सकता है, जब ये फैक्टर ज्यादा हो इससे। तो जो फैक्टर फेवरेबल है वो ज्यादा होना चाहिए दूसरे फैक्टर से, तभी रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगी। तो हाई टेम्परेचर पे टी डेल्टा एस बिकम्स ग्रेटर देन डेल्टा एच, तो रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। तो जितनी भी रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल है, और जिन भी रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होती है वो लो टेम्परेचर पे फेवरेबल है। ये आप नेक्स्ट यूनिट में फिर से पढ़ोगे, आपका एक प्रिंसिपल आएगा ली चैटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम में, वहां पर फिर से ये बात एक्सप्लेन होगी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकम फेवरेबल एट लो टेम्परेचर और एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकम फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर। अब अगर आपके दोनों ही फैक्टर अनफेवरेबल है, एनर्जी भी बढ़ रही है और एंट्रोपी भी घट रही है, अब आप देखो कोई भी पॉसिबिलिटी कर लो, आप
दोनों में से कोई एक फैक्टर फेवरेबल है और वो ज्यादा है फेवरेबल, तो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो ये दिस इज ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शंस। जैसे अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है बेटा, देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन ऑफ सोल्ट is endothermic process, still it is spontaneous, give reason। डिसोल्यूशन ऑफ सोल्ट एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, स्टिल इट इज स्पॉन्टेनियस, फिर भी ये स्पॉन्टेनियस है, इट मीन साइन डेल्टा जी का नेगेटिव है। ये कब हो सकता है, जो दूसरा फैक्टर है टी डेल्टा एस बिकम्स ग्रेटर देन डेल्टा एच, तब ये फैक्टर आपका नेगेटिव आएगा। आप चेक कर सकते हैं, अगर ये फैक्टर आपका पॉजिटिव है, आपको डेल्टा जी नेगेटिव डालना है इस रिएक्शन के लिए, ये कब पॉसिबल है, अगर ये फैक्टर जो है इससे ज्यादा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है इफ टी डेल्टा एस बिकम्स ग्रेटर देन डेल्टा एच, तभी जो ये वाली रिएक्शन है डिसोल्यूशन ऑफ सोल्ट अमोनियम क्लोराइड एंडोथर्मिक है, स्टिल स्पॉन्टेनियस है बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, स्टिल स्पॉन्टेनियस है बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। और इसी के बेस्ड हम ये भी कह सकते हैं, इस पे बेस्ड हम एक और बात कह सकते हैं कि सम, इसका अगर ये क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन तो इस टाइप से या फिर सम ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका रीजन क्या है, कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी नॉन स्पॉन्टेनियस है, गिव रीजन। एक्सोथर्मिक मींस डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव हुआ, अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस है इट मींस उनमें डेल्टा जी क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये फैक्टर पॉजिटिव कब हो सकता है, देखो ये फैक्टर तो फेवरेबल है स्पॉन्टेनिटी के लिए, इट मींस उस केस में टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, जो अनफेवरेबल फैक्टर है वो ज्यादा होगा। आप इसको चेक कर सकते हो। अगर वो एक्सोथर्मिक है रिएक्शन तो ये तो नेगेटिव होगा, और फिर भी वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो ये फैक्टर कैसा होगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब आ सकता है, अगर ये फैक्टर ज्यादा हो, ये अनफेवरेबल फैक्टर ज्यादा हो, तो नेगेटिव टर्म ज्यादा हो जाएगी, तो आपके पास ओवरऑल नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। देखो नेगेटिव, ये फैक्टर अनफेवरेबल होगा, एंट्रोपी फैक्टर अनफेवरेबल होगा इस केस में। उस केस में ये फैक्टर जो है ज्यादा फैक्टर से डिक्रीज होगा, तो ये आपकी रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जरूर होंगे बुक में। आप देखना बिल्कुल सिंपल है, जिस क्वेश्चन में जिस फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया गया आपको उसी फॉर्म में आंसर देना है। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, स्टिल स्पॉन्टेनियस है, तो आप फैक्टर देख लो कैसे हो सकती है इस रिएक्शन से। और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, स्टिल नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो आप ये इक्वेशन लगा के देख लो कि अगर ये फैक्टर फेवरेबल है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से आप रिएक्शन को चेक कर सकते हो कि वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। अब आपके सिलेबस में इस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। देखो इसमें आपको एंथैल्पी चेंज की वैल्यू दी हुई है, आपको एंट्रोपी चेंज की वैल्यू दे रखी होगी, और आपको बताना है, प्रिडिक्ट करना है वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। तो आप उनके साइन को नहीं देखोगे, उनकी वैल्यू इसका आगे जो साइन है, आप डेल्टा जी को कैलकुलेट करोगे, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कंडीशन होगी, लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर। तो पूरी इक्वेशन से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करके फिर आप चेक करोगे साइन ऑफ डेल्टा जी। अगर पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, नेगेटिव आता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो ये आपका जो लास्ट टॉपिक था इस यूनिट का थर्मोडायनामिक्स का, ये कंप्लीट होता है आपका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। इसमें बेटा आपका एक और टॉपिक आपके पास बुक में होगा, रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये मैं आपको नेक्स्ट यूनिट में कराऊंगी, वहां पे आप पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसको पढ़ने के बाद ही आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या रिलेशन रहेगा डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे। अब आप 2 क्वेश्चंस देखिए।
related to this topic. First topic है for the reaction two chlorine gas change into chlorine molecule. What will be the sign of delta H and delta S? तो आप देखिए ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा एस के साइन की. अब आप देखिए टू क्लोरीन एटम्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल क्लोरीन मॉलिक्यूल. तो रैंडमनेस जो है वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है सिस्टम की, बॉन्ड के साथ जुड़ गए. तो रैंडमनेस डिक्रीज हुई है तो डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव, डिक्रीज होगा. और आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंडोथर्मिक होती है रिएक्शन. और अगर आपका बॉन्ड बन रहा है ड्यूरिंग एनी चेंज, अगर रिएक्शन न्यू बॉन्ड बन रही है तो एनर्जी रिलीज होती है. तो इस केस में बॉन्ड बन रहा है, क्लोरीन एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है. तो साइन ऑफ डेल्टा एच क्या रहेगा, नेगेटिव. तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव. तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और एनर्जी डिक्रीज हो रही है और एंट्रोपी भी डिक्रीज हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास ये रिएक्शन दी हुई है 2 moles of A react with 1 mole of B and form 2 mole of D. इंटरनल एनर्जी चेंज गिवन है आपको और एंट्रोपी चेंज गिवन है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. आपको निकालना है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन और प्रिडिक्ट करना है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं. तब आप देखिए आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डी डेल्टा S. ये आपके पास फॉर्मूला है. आपको डेल्टा S तो गिवन है लेकिन आपको डेल्टा H नहीं दिया हुआ, आपको इंटरनल एनर्जी चेंज दिया है. तो अब आपको एक और इक्वेशन की हेल्प से आपको निकालना है. आपको पढ़ा है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT. अब आप इस इक्वेशन से पहले डेल्टा H फाइंड आउट करेंगे. डेल्टा U माइनस 10.5 किलो जूल प्लस डेल्टा NG चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स है 2 माइनस रिएक्टेंट में 1 बी के मॉलिक्यूल और 2 ए के, तो कितने हो गए 3. तो कितना आ गया -1. आर गैस कांस्टेंट 8.3 into 10⁻³ किलो जूल, क्योंकि ये यूनिट किलो जूल में. टेम्परेचर इन केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये रिएक्शन, तो आप इसमें 298 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे. तो पहले आप डेल्टा H फाइंड आउट करेंगे, फिर आप डेल्टा H की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, फिर डेल्टा G कैलकुलेट करेंगे और डेल्टा G के साइन से आप बताएंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस. अगर साइन पॉजिटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस और अगर साइन नेगेटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस. तो इसमें आपके दो फॉर्मूले यूज होने हैं, दो इक्वेशन. फर्स्ट वी कैलकुलेट डेल्टा H, देन वी कैलकुलेट डेल्टा G. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. देखो ये आपको मैंने पहले बताया था साइन नोट का, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज. और किसी भी रिएक्शंस के लिए आप दो डाटा से भी निकाल सकते हो इसको. जैसे ये क्वेश्चन आप कर लेना बेटा, खुद से ट्राई करना. ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो. कैलकुलेशन पार्ट में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा. जनरल रिएक्शन, तो अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन की फ्री एनर्जी चेंज निकालना है तो इसमें भी आपका एक फॉर्मूला यूज हो सकता है, सम ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ फ्री एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट. Sum of free energy of formation of product minus sum of free energy of formation of reactant is the overall free energy change of the reaction. और यूनिट आप देख लीजिए एक बार एंट्रोपी की, सबकी इनकी यूनिट तो किलो जूल पर मोल होती है. यूनिट एंट्रोपी हीट एब्जॉर्ब एट अ टेम्परेचर T, तो हीट जूल केल्विन, तो यूनिट क्या होगी आपकी जूल पर केल्विन. स्टैंडर्ड कंडीशंस पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जूल पर केल्विन पर मोल, किलो जूल पर केल्विन पर मोल. ये ध्यान रखना. देखो अब आपको इस चीज से एक और मैं फैक्टर बताऊंगी आपको. एक और आपका एक पॉइंट रहेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंट्रोपी चेंज.
अब अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी सिस्टम पे तो एंट्रोपी बढ़ती है, रेंडमनेस बढ़ती है। तो एंट्रोपी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई टेम्परेचर के, बट इस फॉर्मूले से ये इनवर्सली रिलेटेड है। तो ये कैसे? ये आपको कुछ इस तरह से समझना है कि लो टेम्परेचर पे देखो आपके पास दो सिस्टम है, एक आपका 10 डिग्री सेल्सियस पे और एक 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसको के अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की और इसको भी आपने सेम के अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की। ये लो टेम्परेचर पे है और ये ऑलरेडी बहुत हाई टेम्परेचर पे है। तो अगर मैं बात करूं तो किसमें रैंडमनेस ज्यादा बढ़ेगी, इस सिस्टम में या इस सिस्टम में? इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स कम टेम्परेचर पे और इसमें मॉलिक्यूल्स हाई टेम्परेचर पे ऑलरेडी मोशन में। आप सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दो दोनों को, तो रैंडमनेस किस केस में बहुत ज्यादा बढ़ेगी? लो टेम्परेचर वाले केस में। तो जो सिस्टम लो टेम्परेचर पे है उसमें जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो एज कंपेयर टू हाई टेम्परेचर रैंडमनेस इसमें ज्यादा बढ़ती है। तो लो टेम्परेचर सिस्टम में केवल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करने से एंट्रोपी ज्यादा बढ़ती है एज कंपेयर टू दैट सिस्टम। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम इसको मान के चले लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे केवल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं तो एंट्रोपी ज्यादा बढ़ती है। तो उससे इसको इन्वर्स रिलेट किया हुआ बेटा। वैसे आपको ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रैंडमनेस बढ़ती है, लेकिन इसको कंपेयर किया हुआ लो सिस्टम और हाई टेम्परेचर सिस्टम से कि लो टेम्परेचर सिस्टम पे, जो सिस्टम लो टेम्परेचर पे है उसमें अगर हम केवल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं तो एंट्रोपी ज्यादा बढ़ती है एज कंपेयर टू हाई टेम्परेचर। तो इसलिए आपका इन्वर्स रिलेशन है T का एंट्रोपी के साथ। ठीक है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो भी मैंने क्वेश्चन सभी आपको कराए हैं ये सभी आपको क्वेश्चंस करने हैं और जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में है वो सभी बच्चे आपको ट्राई करने हैं। इससे रिलेटेड जो भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो भी आपको करने हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन आपका जरूर आता है, बहुत ध्यान से आपको करना है। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शंस और स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस।